हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स मेंटर लोकेश टोगेशिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज लास्ट क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारे न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी हेडिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखी है, चैप्टर नंबर 3 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर। इस चैप्टर का कुछ पार्ट जो है वो ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लियर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी उनको भी हम साथ साथ में पैरेलली डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप प्रीवियस तक सारे जो भी टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए, तो आज इस चैप्टर की बात करते हैं हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी is the branch of physics in which we study about the charges and their various phenomena in motion। यहां पर जो मेन सेपरेशन आता है वो क्या आता है, यहां पर दोबारा से हम क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी, इट इज दैट ब्रांच और इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस। किसकी स्टडी करेंगे? बेसिकली चार्जेस की ही स्टडी करेंगे और उनके फिनोमिनास वेरियस ठीक है, फिनोमिनास की स्टडी करेंगे, मतलब वेरियस इफेक्ट्स की स्टडी करेंगे। कब? व्हेन दे आर इन मोशन। इससे प्रीवियसली जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी ही करते हैं लेकिन इन स्टैटिक मोड। किस मोड में? स्टैटिक मोड में। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है गाइस, क्लियर। उसके अंदर चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता, वो रेस्ट पर रहता है। तो चार्ज रेस्ट पे रहते हुए जो भी इफेक्ट्स और फिनोमिना हमें शो करता है, जैसे कि हमने पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ फिनोमिना जो वो शो करता है उनकी स्टडी हम प्रीवियसली करके आए हैं। अब इस सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे उन फिनोमिनास की, चार्ज के उन फिनोमिनास की जो चार्ज शो करता है ड्यूरिंग द मोशन इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। किसी सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पर मूव करते टाइम क्या क्या फिनोमिनास शो करता है उसकी बात करेंगे, क्लियर। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम हमारी हेडिंग ही लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे गाइस। आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस throughout the rate of flow of charges throughout a particular area of cross section, the rate of flow of charges throughout a particular area of cross section of any conductor is called electric current.
देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो जाती है बेसिक क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू आउट अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। जब हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं गाइस। क्या कौन एग्जिस्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज करियर्स भी कहते हैं हम उनको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज करियर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो ये जो फ्री चार्ज करियर्स होते हैं, इन फ्री चार्ज करियर्स का क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहां पर आपका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, यहां पर ये ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ले लिया कंडक्टर का। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम कितने चार्जेस जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं, वही क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है। वही चीज क्या डिनोट करती है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q बाय T। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहां से बन जाती है Q बाय T, वेयर Q इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं या पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, फ्लो but throughout a particular section area, and T is, ठीक है, टाइम इंटरवल। जिस टाइम इंटरवल में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप, चार्ज की वैल्यू को और टाइम को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर? देखिए जनरली Q का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जनरली इसी फॉर्मूले से डिनोट होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यहां से SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। SI यूनिट जो बनती है वो बनती है कूलम, कूलम पर सेकेंड, Q बाय टी। ऐसा यूनिट क्या बनती है, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। ऐसा यूनिट इसकी कूलम पर सेकेंड, C/S, और कूलम पर सेकेंड को ही हम कहते हैं एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर गाइस। कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर। तो ऐसा यूनिट बेसिकली इसकी क्या हो जाती है, एम्पियर हो जाती है। क्लियर? वहीं पर डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन T। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। तो यहां पर चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A1 T1 अपॉन में क्या आ गया, T1। तो T1 से T1 आपका कैंसिल हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला रहता है हमारे पास M0 L0 T0 A1। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला रहता है M0 L0 A0 T1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। पहला हमने देखा I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। इसी को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी आपका क्या है, टाइम इंटरवल। डेल्टा क्यू यहां पर है टाइम इंटरवल।
ठीक है, डेल्टा टी क्या हो जाता है आपका टाइम इंटरवल। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल अगर आपको दे रखा हो, जैसे कि 0 to 10 सेकेंड्स और 0 to 5 सेकेंड्स या 5 to 20 सेकेंड्स, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चार्ज, जो आपका डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, उसी पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू को, पर यूनिट टाइम की वैल्यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर इसी फॉर्मूले में लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दी जाए, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू क्या पुट कर दी जाए, 0 पुट कर दी जाए गाइस। अगर इसी रिलेशन के अंदर, इसी फॉर्मूले में लिमिट जो है आपकी वो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दी जाए, इसका क्या मीनिंग है कि टाइम इंटरवल को बहुत शॉर्ट कर दिया जाता है। टाइम इंटरवल को बहुत शॉर्ट कर दिया जाता है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए, मींस इंस्टेंट टाइम पीरियड के लिए। तो यहां पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होने का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर अगर करंट की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो ये हो जाती है, इसे हम बोलेंगे डी क्यू बाय डी टी। आई थिंक आपने 11th वगैरह क्लासेस में पढ़ा होगा, डी क्यू बाय डी टी। यहां पर ये डिफरेंशियल की फॉर्म में आ जाती है हमारे पास में, क्या आ जाती है, डिफरेंशियल की फॉर्म में आ जाती है, क्लियर। आई का वैल्यू, आई का फॉर्मूला बन जाता है डी क्यू बाय डी टी, देख सकते हैं आप। ऑल्सो फोर्थ में आई का बेसिक फॉर्मूला क्या है, क्यू बाय टी, और क्यू को हम लिख सकते हैं एन इंटू ई, क्लियर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वाले फॉर्मूले में देखा था हमने, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्यू इंटू ई। क्यू की वैल्यू एन इंटू ई भी होती है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स को अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, ई की वैल्यू यहां पर 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होती है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो आपके पास में ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपके पास में ये रिलेशन कुछ इस तरह से बनकर आ जाता है। ये रिलेशन आपके पास में कुछ इस तरह से बनकर आ जाता है, I इज इक्वल टू एन अपॉन टी। आई की वैल्यू आप n इंटू ई बाय टी भी लिख सकते हैं, n इंटू ई बाय टी भी लिखा जा सकता है, क्लियर। इसी तरह से, सॉरी, फिफ्थ, फॉर सर्क्यूलर रोटेशन ऑफ चार्जेस। अगर आपका चार्ज जो है, फ्री चार्ज जो है, वो किसी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो वहां पर Q का रिलेशन हम दे सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू Q, I इज इक्वल्स टू Q बाय T, या I इज इक्वल्स टू Q बाय F, Q इंटू F, वेयर F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। F क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। F को कहा जा सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। F को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो इसी रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू एन ई इंटू एफ, एन इंटू एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, अगर आपके चार्ज कैरियर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हो, क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अगर आपके फ्री चार्ज कैरियर्स किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हो, तो वहां पर चार्ज का, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपके पास में हो जाएगा Q इंटू एफ या एन ई इंटू एफ, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज डायरेक्शन की बात अगर हम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज opposite to the direction of flow of electrons, ठीक है, on the surface of conductor, on the surface of conductor। क्या मतलब, डायरेक्शन जो होती है देखिए इलेक्ट्रिक करंट की, वो हमेशा ऑपोजिट होती है, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और along the direction of flow of positive charge, along the direction of flow of positive charge inside the conductor or on the surface of conductor, on the surface of conductor। कहने का मतलब, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया, बैटरी से ज्वाइन किया, प्लस एंड माइनस, इसको हमने बैटरी से क्या कर दिया, ज्वाइन किया। तो देखिए कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे ही हम इस कंडक्टर को बैटरी से या किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल V से कनेक्ट करते हैं, तो इस कंडक्टर का जो ये एंड है, ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट नेचर जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट से क्या होंगे, रिपेल होंगे और अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल, ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपके जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन हमेशा कहां अज्यूम की जाएगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, बट जो करंट की इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, बट जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहां अज्यूम की जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। या फिर अगर इसकी जगह हम कोई पॉजिटिव चार्ज ले लें, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम क्या करें, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लें गाइस, कुछ इस तरह से। अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर बनाता हूं और उसमें मान लेता हूं कि यहां पर जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, वो पॉजिटिव है, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो जितना भी आपके पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो कहां फ्लो करेंगे, रिपेल होंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, और उनकी डायरेक्शन ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उन्हीं की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव चार्जेस यहां पर फ्लो कर रहे हो आपके कंडक्टर के सरफेस पर, तो उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन उनके फ्लो के ऑपोजिट होती है। और अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पर, ये है पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के सरफेस पर, तो वहां इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उनके फ्लो के अलोंग ही होती है। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। सिमिलरली as electric current has both proper magnitude as well as direction, as well as definite direction of flow, ठीक है, डेफिनेट
इलेक्ट्रिक करंट के पास में दोनों चीजें होती है, देखिए प्रॉपर मैग्नीट्यूड एज वेल एज, इसको दोबारा ढंग से लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, बट rather than but in spite of that electric current always assumes, in spite of that electric current always assumes as a scalar physical quantity, scalar physical quantity. इस पॉइंट का मेन पार्ट यही है। देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैंने क्या कहा, दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होगी 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, साथ ही साथ डायरेक्शन होती है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो के अलोंग ही मूव करेगा, मींस पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और अ सेल। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बिना, उसके वजह से भी या उसके होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए वेक्टर की हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है नेसेसरी कंडीशंस के, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, क्लियर। बट उसके बाद में भी इलेक्ट्रिक करंट को एज एन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट किया जाता है। क्यों? बिकॉज द समेशन of electric current flowing in all branches, because the summation of electric current flowing in all branches collected at joined at any node point, joined at any node point are always in form of algebraic sum, not in form of vector sum, क्या मतलब है इसका? Because the summation of electric current flowing in all branches joined at any node point are always done in form of algebraic sum, not in vector sum. मतलब electric current does not obey vector addition laws. इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका वो वेक्टर एडिशन लॉस को ओबे नहीं करता। कैसे? देखिए इधर सपोज कर लीजिए, ठीक है, वेरियस ब्रांचेस में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, या सीधा ही बताते हैं, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। जहां पर मोर देन 2 ब्रांचेस ऑफ करंट आकर के मिलती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड पॉइंट। क्या बोलते हैं? नोड पॉइंट। आगे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को कहा जाता है नोड पॉइंट। और ये सारी क्या है? करंट की ब्रांचेस हैं। यहां पर सपोज कर लीजिए 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहां पर 3 एम्पियर करंट आ रही है और यहां पर 1 एम्पियर करंट आ रही है, क्लियर। तो यहां से कितनी करंट जा रही है? 6 एम्पियर।
क्लियर? किसी भी नोड पॉइंट पे इनकमिंग करंट जो होती है वो हमेशा आउटगोइंग करंट के इक्वल होती है। या इस नोड पॉइंट ए, इसको मैं मान लेता हूं नोड पॉइंट ए, इस नोड पॉइंट ए पर अगर मुझे समीशन ऑफ ऑल करंट्स फाइंड करने हो एट नोड ए, तो सारे करंट्स का समीशन क्या होगा? सारे करंट्स का समीशन होगा 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर। इस तरह से इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकमिंग करंट, किसी भी नोड पॉइंट पर आने वाली करंट पॉजिटिव टर्म्स में डिफाइन की जाती है और आउटगोइंग करंट जो है वो नेगेटिव टर्म्स में डिफाइन की जाती है। तो देखिए यहां पर किसी पर्टिकुलर नोड पॉइंट पर जब हमें सारी आने वाली और जाने वाली करंट्स का सम करना था, तो सम को हमने कैसे किया? सिंपल साइन के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकली। कैसे किया? साइन के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकली। यहां पर हमने कोई वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं किया है। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है इसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट अब हम हमारा टॉपिक लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट हम टॉपिक यहां पर अब बात करते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? थर्मल वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? मैंने आपको कहा था कि कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जा रही हो, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर की वैल्यू बेसिकली क्या होती है? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स 24 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर ये एटमॉस्फेयर से थर्मल हीट गेन करते हैं और थर्मल हीट गेन करके अपनी एनर्जी इंक्रीज करते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट गेन करने से इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और फिर उस एनर्जी की वजह से ये क्या करते हैं? ये कंडक्टर के सरफेस पर रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। क्लियर? तो थर्मल वेलोसिटी को मैं क्या कहूंगा? वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स on the surface of any conductor due to heat energy या फिर इसी को थर्मल एनर्जी भी कहा जा सकता है। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। फ्री वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ any conductor due to heat energy or thermal energy gained at room temperature is called thermal velocity, is called thermal velocity। तो देखिए इस तरह से सपोज करिए ये आपका कंडक्टर है, ये क्या है गाइस? ये आपका एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर के सरफेस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस मतलब हमने इसको अभी किसी भी एनर्जी सोर्स, बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं किया है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी गेन कर लेते हैं। क्लियर? और इस तरह से क्या करते हैं? रैंडमली कंडक्टर के सरफेस पर
मूव करते हैं। रैंडम मूव करने का मतलब इनका कोई डेफिनेट पाथ या डेफिनेट फ्लो नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर किसी तरह का कोई ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होता है, तो इनका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीक्वेंटली क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली थर्मल एनर्जी को गेन करके, एटमॉस्फेयर से मिलने वाली हीट एनर्जी को गेन करके ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ कंडक्ट, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसी वेलोसिटी को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आई होप यहां तक आपको बात समझ में आएगी। अब इसके बारे में एक चीज क्या है, मान लीजिए कंडक्टर के सरफेस पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, देयर मस्ट बी n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर के सरफेस पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ n free electrons on the surface of conductor, on the surface of conductor is always be zero। ये हमेशा क्या होती है, इट्स ऑलवेज बी जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज बी जीरो होती है। ध्यान रखिएगा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं u बार, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un डिवाइड बाय n। इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि देखिए n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के सरफेस पर, और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रैंडम पाथ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कुछ कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे। तो जब ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट्स को और वेलोसिटी को वेक्टोरिकली कैंसल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं गाइस? वेक्टोरिकली कैंसल आउट कर देते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं एन एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो हमारे पास में क्या आती है, जीरो आती है। क्या आती है? जीरो आती है, क्योंकि यहां पर जितने वेलोसिटीज पॉजिटिव होंगी उतनी की उतनी वेलोसिटीज नेगेटिव डायरेक्शन में भी होंगी। क्लियर? तो अगर आप उन सबका सम करेंगे तो आपके पास में सम करके एवरेज फाइंड करेंगे तो वो एवरेज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर? इस वजह से थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो एन एवरेज क्या होती है, जीरो होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसी का रीजन, यही रीजन होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स या किसी बैटरी या किसी सेल के एब्सेंस में आपके कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होता, आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब चार्जेस का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए, तब आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेटअप होती है। यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी नहीं लगाने पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो मूव कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ध्यान रखिएगा इस बात को कि इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव कर रहे हैं। जब हमने इसको किसी बैटरी या एनर्जी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। क्लियर? सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं होता। इस वजह से in the absence of external electric field, the average velocity of free electrons will be zero and there is no electric current flow, ठीक है, inside the conductor। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होती है इस केस में क्या होती है, जीरो होती है।
इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इस केस में यहां पर क्या होती है, 0 होती है। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? क्लियर? थर्मल वेलोसिटी ये होती है और ये हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। देखिए जब थर्मल वेलोसिटी 0 होती है तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा? अब नेट वेलोसिटी तो 0 हो गई तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो देखिए करंट फ्लो होने की कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो यहां पर आता है वो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको डिफाइन करेंगे। देखिए द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स average velocity of free electrons in a definite direction in the presence of external electric field are called drift velocity, are called drift velocity of free electrons, देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a definite direction in the presence of external electric field are called drift velocity, or the velocity or the average velocity with which free electrons of the surface are accelerated or drifted towards the positive terminal of a battery from the negative terminal is called drift velocity। इसी को कहा जाता है drift velocity, इसी को कहा जाता है गाइस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या मतलब हो गया? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सरफेस आर एक्सेलरेटेड और ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या मतलब? देखिए सपोज कीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सरफेस पर अभी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, और इस वजह से इसमें इसके सरफेस पर अभी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही। अब मैं क्या करता हूं
इस तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर को नेक्स्ट स्टेज पर एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी हमेशा ध्यान रखिएगा क्या सप्लाई करती है? EMF। बैटरी या सेल जो होता है वो हमेशा EMF को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई करता है, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई करता है जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव का मतलब होता है टू फॉर इट्स मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए क्या करता है? फोर्स लगाता है। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज थे जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? नेगेटिव चार्ज थे जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। जैसे ही हम यहां पर बैटरी कनेक्ट करते हैं गाइस, तो ये वाला टर्मिनल जो है ये हो जाता है आपका नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल हो जाता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम प्रीवियस चैप्टर में देखकर आए हैं। कैपेसिटर प्लेट्स होती है ना, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और दूसरी नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो उनके बीच में हमेशा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। सेम केस यहां पर। क्लियर? आपका ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ सपोज कर लीजिए कुछ L है, तो यहां पर L लेंथ के कंडक्टर के एंड्स पर अगर हमने एक बैटरी EMF वोल्ट कनेक्ट कर दिया, तो ये कंडक्टर के एंड्स पर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। तो यहां पर उस वजह से, फोर्स लगाने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके जो रैंडमली मूव कर रहे थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड हो जाएंगे towards the positive terminal of battery from negative terminals। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या होगा? इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाती है गाइस। क्लियर? और उसी की वजह से, जब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाती है, तो उसी की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ड्रिफ्टेड हो जाते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और इसके रिजल्ट में अब जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि इन सबका एक ही डायरेक्शन हो गया, तो इन सबका समीशन जो है वो जीरो नहीं आता। तो इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया सबको। अब ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन के पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो सकती है, उसके लिए हम जल्दी से एक्सप्रेशन पर आएंगे। किसके एक्सप्रेशन पर आएंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पर आएंगे गाइस। ठीक है, आइए। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट velocity of free electrons। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप V बार, VD या फिर ओनली ब्रैकेट्स में V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का इन अ डेफिनेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन, एवरेज, इसी तरह से फाइंड होगा। क्लियर? ये फाइनल वेलोसिटीज है, सपोज कर लीजिए। इस केस में देखिए U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और V जो है ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। नाउ अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
जो फर्स्ट इक्वेशन होती है गाइस मोशन की, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस इक्वेशन को मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। अगर उस इक्वेशन को मैं यहां अप्लाई करता हूं तो देखिए मेरा जो v बार की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, u1 प्लस ए टी वन प्लस u2 प्लस ए टी टू प्लस u3 प्लस ए टी थ्री डैश 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 un प्लस ए टी एन होल डिवाइड बाय n। ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी n से, होल डिवाइड बाय n, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी n से। नाउ अब देखिए यहां पर a को यहां पर देखिए u अलग अलग है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, t अलग अलग है हर इलेक्ट्रॉन के लिए। t क्या होगा हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए u जो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है ये और कोई वेलोसिटी नहीं है, ये थर्मल वेलोसिटी ही है इलेक्ट्रॉन की। कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी ही है गाइस, क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, थर्मल वेलोसिटी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से पहले की वेलोसिटी है। तो सारे इलेक्ट्रॉन के पास में ये वेलोसिटी इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि सबने इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या की है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब की है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास में जो वेलोसिटी होगी ये कैसी होगी, इक्वल होगी और कांस्टेंट होगी, क्लियर। उसके बाद में जैसे ही हमने यहां पर वोल्टेज, ठीक है, बैटरी और सेल अप्लाई किया है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगा है वो भी सेम अमाउंट का लगा है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स सेम अमाउंट का लगा है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स में तो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो भी इक्वल ही आएगी। जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल आएगी तो एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है गाइस। एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। इस वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा आप इस चीज के बारे में। एक्सेलरेशन आप डिफरेंट डिफरेंट नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अप्लाइड एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, क्लियर। तो चलिए इस तरह से हमारे पास में ये एवरेज का एक्सप्रेशन आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए किस तरह से बनता है। Vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un, सारे यूज को मैंने डिफरेंट अलग ले लिया, प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 tn होल डिवाइड बाय n। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, सारे इनिशियल वेलोसिटीज एक तरफ और a इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन एक तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a कॉमन आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा देखिए, इस टर्म को मैं इस तरह से भी लिखा जा सकता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un डिवाइड बाय n प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश डैन tn डिवाइड बाय n। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको इस तरह से n को अलग अलग जैसे एलसीएम लेंगे तो वापस यही एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास में, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, क्या ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन रहा है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन रहा है। और ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि हमारा कितना होता है, जीरो। कितना होता है गाइस, जीरो। और यहां पर ये सारे टाइम इंटरवल्स या टाइम इंस्टेंट का जो एवरेज है इसको हम एक नया नाम देते हैं विच इज कॉल्ड टाउ। टाउ टाउ Vd की वैल्यू यहां पर क्या आती है आपके पास, a इंटू टाउ। अब ये टाउ क्या है, T1 और T2। देखिए यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ड्रिफ्टेड हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करते हैं। समझिएगा इस चीज को, इलेक्ट्रॉन हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे होंगे तो इनके बीच में कुछ बॉन्डेड आयंस भी आएंगे, क्लियर, कुछ बॉन्डेड आयंस आएंगे, कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके साथ में इनका क्या होता है, कोलिजन होता है, रेगुलर इंटरवल्स पर कोलिजन होता है। तो ये जो T1 टाइम है ये आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का टाइम है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। मतलब जिस टाइम के लिए वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, हमने यहां पर उस टाइम को कंसीडर किया है, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के इन दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के टाइम का एवरेज ले लेते हैं, तो यहां पर ये एवरेज बनता है टाउ, जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस एवरेज को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम।
रिलैक्सेशन टाइम को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो ये क्या होगा, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ any free electron between two consecutive successive collisions, between two consecutive successive collisions. टाउ को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को कहा जाता है गाइस रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ एनी फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव कोलिजन्स. एक कोलिजन के बाद में दूसरे कोलिजन होने से पहले ये जिस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका टाउ. तो वीडी हमारा क्या हो गया, ए टाउ. चलिए, तो वीडी की वैल्यू जो आपके पास में आ चुकी है वो आ चुकी है गाइस ए टाउ, वेयर ए इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. नाउ एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स है क्यू इंटू ई. इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कौन सा फोर्स धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो धक्का दे रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही फोर्स तो धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को. तो यहां पर हम एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसको इक्वेट करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास में आती है क्यू ई बाय एम. ए की वैल्यू क्या आती है, क्यू ई बाय एम. और यहां पर जिन चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, क्या वो चार्जेस आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल, वो चार्जेस हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयरफॉर हमारा जो एक्सेलरेशन है गाइस वो यहां से बन जाता है, वो बन जाता है माइनस ई कैपिटल ई बाय एम. एक्सेलरेशन आपका बन जाता है माइनस ई कैपिटल ई बाय एम. और इसको जब हम हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ए टाउ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनता है माइनस ई कैपिटल ई, टाउ को पर भी आप एवरेज का साइन लगा सकते हैं, डिवाइड बाय एम, वेयर स्मॉल ई इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्मॉल ई यहां पर क्या हो गया, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 गुलाम. कांस्टेंट होगा एम, यहां पर होगा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होगा 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg. बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ आपके कांस्टेंट नहीं होंगे, वो चेंज हो सकते हैं. टाउ भी जनरली कांस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, टाउ भी जनरली कांस्टेंट होता है. टाउ की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन यहां नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है. ये 10 टू द पावर माइनस 8 टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड्स के बीच में होती है. माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 से 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड्स के बीच में कैलकुलेट की जा सकती है. क्लियर? तो यहां से बेसिकली इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन आता है आपके पास में, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देख लीजिए. क्लियर? आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी. ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करेंगे गाइस. ठीक है, ये आपका थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो चुका है, और इसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की वेरियस प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन कर लिया है. क्लियर? तो इस क्लास को दोबारा पढ़िएगा. आई होप आपको ये चीज सेशन एंजॉय किया होगा, आपने समझ में आया होगा आपको. ठीक है, इसके आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गाइस, ठीक है, बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.